चरण कमल में समास है। चरण कमल में कौन सा समास है आपको बताना है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। रिकॉल करेंगे ना, मतलब पिछला याद करेंगे मैम, क्या पढ़ के आए अभी हम लोग, है ना। तो चरण कमल में आपने देखा कि मैम यहाँ पर क्या है, देखिए ऐसे लिखा है ना, चरण कमल। कैसे चरण बताए जा रहे हैं भाई, है ना, कैसे चरण बताए जा रहे हैं, कमल के समान। तो मैम यहाँ कोई संख्या तो आई नहीं, है ना, संख्या तो आई नहीं मैम कोई, तो दिगु हम लोग कट कर देंगे, दिगु को क्या कर देंगे भाई, कट कर देंगे, है ना। और मैम कोई विलोम शब्द भी नहीं आया, ना योजक चिन्ह आया, तो द्वंद्व भी कट हो जाएगा, ठीक है। और मैम चरण कमल, तो इसमें कोई तीसरा पद भी निकल के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा बहुव्रीहि भी कट जाएगा। तो हमारा जितने 62% बच्चे जवाब करने वाले हैं कि मैम यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होगा। बहुत ही अच्छी बात है। पेपर में आपको जब एग्जाम में मिलेगा तो सेम ऐसे ही आपको करके आना है कि पूछ ले चरण कमल में कौन सा समास होगा, तो आप क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास, क्योंकि कमल के समान चरण, ओके, कर्मधारय समास हो जाएगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं बच्चों, ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, तब हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण चुनिए फटाफट से, द्विगु समास का उदाहरण चुनिए, चौमासा, नवरत्न, पंचवटी, या फिर बच्चों ये सभी। क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा मैम, द्विगु समास। द्विगु समास क्या बताता है भाई, द्विगु समास क्या बताता है मेरे बच्चों, संख्या बताता है, ठीक है। द्विगु समास क्या बताता है, संख्या बताता है। तो संख्या बताता है मैम, चौमासा 4 मासों का समाहार, है ना, कोई तीसरा पद नहीं निकल रहा, द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न, नव रत्नों का समूह, कोई तीसरा पद नहीं निकल रहा है, संख्यावाची भी है पहला पद, है ना, पहला पद संख्यावाची भी है, लेकिन मैम खास बात यह है कि कोई तीसरा पद प्रधान नहीं निकल रहा, ठीक। और पंचवटी में देखिए 5 वटों का समूह, यानी 5 वृक्षों का समूह बोलेंगे, ठीक है। तो मैम यहाँ भी संख्या पता चल रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। कितने परसेंट, 71% बच्चों ने ये सभी आंसर किया है। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। पूरी क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर प्रश्न करेंगे हम लोग। अच्छा, एक शिकायत है आप सभी से भाई कि आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, तो फटाफट से आप सभी बच्चों लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, है ना। तो आपका जवाब होना चाहिए कि यस मैम, मैंने तो तभी कर दिया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, शताब्दी में समास है। शताब्दी में कौन सा समास है, कर्मधारय क्या, कर्मधारय है क्या। तो आप बोलेंगे मैम शताब्दी में कर्मधारय कैसे हो जाएगा, क्योंकि शताब्दी, ध्यान से देखिए जरा, कुछ ध्यान से देखिए मैम, यहाँ पर ना संख्या दिखाई दे रही है, संख्या तो दिखाई दे रही, कोई तीसरा पद प्रधान नहीं है ना, तो संख्या दिख रही है, तो कर्मधारय तो कट जाएगा, और जो है हमारा द्वंद्व भी कट जाएगा, ठीक। बहुव्रीहि या द्विगु हो सकता है, तो लेकिन मैम हम लोगों ने देखा संख्या तो है, लेकिन कोई तीसरा पद नहीं निकल के आ रहा है, तो इसीलिए बहुव्रीहि कट हो जाएगा। कौन सा समास यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का, द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर है ना। आज पता है पूरी क्लास में क्या कैसे होने वाला है, जैसे आपने कॉपी में अभी पहला टॉपिक क्या डाला, समास, ठीक। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, प्रश्नों को कर लिया, फिर आप सेकंड अपना टॉपिक डालेंगे, जो अभी इसके बाद हम लोग रस छंद अलंकार करने वाले हैं। तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तुरंत उसके प्रश्नों को देखेंगे, है ना, तभी तो हमें समझ में आएगा भाई कितना हम लोग कर पा रहे हैं। तो द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न हमसे कहता है बच्चों कि सुख दुख में समास है। सुख दुख में कौन सा समास है मैम। सबसे पहली बात तो मैम हमें पता है क्या पता चल रहा, पेपर में अगर देख लेंगे ना तो तुरंत बोल देंगे कि मैम यहाँ सुख और दुख विलोम शब्द मिल रहा है, ठीक है। विलोम के साथ साथ में ये आपको दिख रहा है ना, योजक चिन्ह लगा हुआ है। ये अगर आपके पेपर में समास आ जाए ना, बहुत आराम से पहचान लेंगे आप। कैसे पहचान लेंगे मैम, विलोम दिखा, योजक दिखा, ना भी पता चले कि यहाँ पर संयोजक का लोप है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, तो समझ में आ गया कि मैम यहाँ पर हमारा कर्मधारय नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, और द्विगु भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा बच्चों। यस वेरी गुड। मोस्टली बच्चे जो है क्या आंसर कर रहे हैं, डी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी थर्ड वाला, तीसरा आंसर कर रहे हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, मजा आ रहा है आप सभी को, ऐसा लग रहा है, और बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और ये देखिएगा कि मैम अगर इस तरीके से प्रश्न हमारे परीक्षा में हमें मिलेंगे ना, तो हम बिल्कुल उनको उड़ा के आएंगे, क्योंकि हमने ज्ञानोदय से पढ़ा है ना। तो देखेंगे बहुव्रीहि समास का उदाहरण, तो विषधर, मैम इसको कैसे बोलेंगे, विश्व को धारण करने वाले। विश्व को किसने धारण किया था, है ना, किसने धारण किया था, कौन, बिल्कुल वो बोलते हैं नीले रंग के हो गए थे, जिनको नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। कौन है ऐसा, है ना, तो कौन है ऐसा भाई, शिव जी। तो मैम बड़े ही आराम से हम लोगों ने समझा, विश्व को धारण करने वाले अर्थात शिव जी, तीसरा पद निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुव्रीहि का उदाहरण हो गया। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले अर्थात शिव जी, ठीक है, शिव जी ही होगा इसका भी, तो यहाँ भी तीसरा पद प्रधान निकल के आ रहा है, तो मैम बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने देखा गजानन, तो गजानन में क्या हो जाएगा, गज के, ऐसे गज के समान आनन, है ना, गज के समान आनन, और आनन का अर्थ होता है मैम मुख, है ना, आनंद का अर्थ क्या होता है, मुख होता है। तो गज के समान आनंद, तो यहाँ पर हो जाएगा, किसकी बात हो रही है मैम, किसकी बात हो रही है, गणेश जी की बात हो रही है। मैम तीसरा पद निकल के आ रहा है, इसीलिए पता है क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और मोस्टली बच्चे हमारे कितने परसेंट बच्चों ने डी आंसर किया है, मतलब फोर्थ आंसर किया है। 62% लगभग बच्चे हैं जिन्होंने फोर्थ आंसर किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्ष विषाद में समास है। हर्ष विषाद में कौन सा समास है भाई, आपको बताना है। कर्मधारय तो नहीं होगा मैम, है ना, विशेषता नहीं पता चल रही। बहुव्रीहि समास होगा क्या, कोई तीसरा पद निकल के नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा, बल्कि हम लोगों ने देखा कि योजक चिन्ह दिख रहा है मैम, और हर्ष विषाद, हर्ष का अर्थ होता है खुशी, और विषाद का अर्थ होता है दुख। तो मैम यहाँ पर विलोम है, तो विलोम है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कैसे होगी मैम, अभी तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, ठीक है बच्चों। चलिए 7 नंबर प्रश्न हमसे कहता है कि गंगा यमुना का समास विग्रह है। गंगा यमुना का समास विग्रह क्या होगा बच्चों, अब आपने देखा कि मैम योजक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, तो योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो उसका जब समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर संयोजक का लोप होता है, मतलब मैम और आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर गंगा यमुना ऐसे तो होगा ही, है ना, गंगा धन यमुना इस तरह भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना।
आप जब आपने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया तब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और 91% बच्चों ने इसका ए आंसर किया है, मतलब फर्स्ट पहला वाला आंसर किया है। ठीक है, बस 2 प्रश्न और देखेंगे फिर हम लोग अन्य दूसरे टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, त्रिवेदी में कौन सा समास है, सॉरी त्रिवेदी में कौन सा समास है मैम? 3, और 3 से पता चल रहा है 3, यानी संख्या पता चल रही है, संख्या पता चल रही है, लेकिन मैम कोई तीसरा पद नहीं निकल के आ रहा है, इसीलिए ये हमारा बहुव्रीहि तो होगा नहीं, कर्मधारय भी नहीं होगा क्योंकि कोई विशेषता नहीं है यहाँ पर, और द्वंद्व भी नहीं होगा। तो हमारा त्रिवेदी में कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। यस, वेरी गुड, हमारे मोस्टली बच्चे करेक्ट आंसर करें। आज इसी तरीके से करिएगा आप सभी। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे, ताकि हमें ये भी साथ साथ में पता होना चाहिए कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न बन करके आएंगे। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, 4 राहों का समूह में समास है। 4 राहों का समूह है। ठीक है, अब देखा आपने मैम 4 राहों का समूह, 4 संख्या बता रहा है मैम, है ना? तो सबसे पहली बात तो द्विगु समास है, पहचान तो लिए, अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रहा है? ऑप्शन में कह रहा है कि 4 राहों का समूह में समास। किस तरीके से इसको लिखेंगे हम लोग? छोटा करके, संक्षिप्त करके कैसे लिखेंगे? 4 मार्ग लिखेंगे? नहीं भाई, है ना, 4 राह लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, चौराहा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चौराहा। और आपसे पूछ ले कि चौराहा में बताइए कौन सा समास है, तो आप बोलेंगे मैम द्विगु समास है, क्योंकि संख्या बता रहा है। ठीक है, या द्विगु समास का क्या है? उदाहरण है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग नए टॉपिक पर चलेंगे, क्योंकि ये हिंदी संपूर्ण व्याकरण की क्लास है। इसमें हम लोग संपूर्ण व्याकरण बोले तो पूरे व्याकरण के टॉपिक को कवर करके जाएंगे। एक क्लास आपने ये देख ली तो उसके बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि भाई अभी हमें ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हम आपको क्या सोचना है पता है? हम ज्ञानोदय के बच्चे हैं और हार कभी ना मानेंगे, क्योंकि हम ज्ञानोदय के बच्चे हैं और हार कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए कितनी भी कैसी भी मतलब लंबी क्लास हो मैम, हमें हमारे अंदर पूरा धैर्य है कि हम लोग हिल के नहीं जाएंगे, है ना? ऐसा वादा हम अपने आप से करते हैं। आप अपने आप से ऐसा वादा करें। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण पूछा है भाई, तो यहाँ पर चौमासा, नवरत्न, पंचवटी या ये सभी मैम, इसमें भी संख्या पता चल रहा है, इसमें भी संख्या पता चल रहा है, नव, इसमें 4, ठीक है, और इसमें पंच यानी 5 संख्या का पता चल रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, आपने सभी ने बताया, बहुत अच्छा जोश दिखाया बच्चों। अब हम लोगों ने सारे प्रश्नों को कर लिया है। ठीक है, इन प्रश्नों को, अच्छा अभी एक प्रश्न और है भाई, चर और अचर में, और देखा, ठीक है, और देखा, समझ गए कि मैम यहाँ तो संयोजक है, तो संयोजक है तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना? द्वंद्व समास हो जाएगा। एक और प्रश्न में कह रहा है भाई कि दशानन का समास विग्रह, दशानन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? दशानन यानी 10 है मुख जिसके, ठीक है, मुख जिसके, किसके 10 मुख है मैम, है ना? किसके 10 मुख होते हैं? रावण के होते हैं। तो हमारा, और आज जितना पढ़ा देंगे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपका इससे मतलब पूरी क्लास हिंदी संपूर्ण व्याकरण में देखने के बाद व्याकरण से अन्य टॉपिक से रिलेटेड आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा देखने को, समझ रहे हैं? तो जितने भी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, सारे टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड है बच्चों। तो इतना धैर्य बना लीजिए कि मैम एक ये पूरी क्लास देखने की क्षमता है हमारे अंदर, क्योंकि हम ज्ञानोदय के बच्चे हैं। ठीक है, तो 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण की बात हो रही है मैम, तो यहाँ पर विष्णु नहीं होगा। ठीक है, और ये पार्वती भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण हो जाएगा करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यकीन मानिए बच्चों, इसी विश्वास के साथ में अगर आप पूरी ये क्लास देखें, सिर्फ इसकी हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद रस, छंद, अलंकार, पद परिचय में अविकारी विकारी शब्द, और यहाँ तक कि वाच्य से भी आते हैं ना, और पत्र, निबंध, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे आज की क्लास में। बस अपने अंदर धैर्य बना के रखिएगा। पीताम्बर में कौन सा समास होता है? पीताम्बर में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि, द्वंद्व समास या द्विगु समास? देखिए, द्विगु समास तो होगा नहीं मैम, क्योंकि कोई संख्या नहीं पता चल रहा है, और द्वंद्व समास भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई विलोम शब्द नहीं है मैम, है ना? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी कि पीताम्बर का अर्थ होता है मैम कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है। बस बहुत आराम से आप इस तरीके से सीखेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, पीतांबर बोले तो अंबर का अर्थ क्या होता है? ऐसे बोलते हैं पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा या वस्त्र, तो बोलेंगे पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो मैम तीसरा पद निकल के आ रहा है ना, तो इसीलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम पीतांबर में क्या 2 समास हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों। पीतांबर में हमारा बहुव्रीहि समास भी होता है और कर्मधारय समास भी होता है। कर्मधारय कब हो जाएगा मैम? जब हम लोग इस तरीके से बोलेंगे कि पीले कैसे वस्त्र बताए जा रहे हैं? पीतांबर यानी पीले वस्त्र बताए जा रहे हैं, है ना? पीले हैं वस्त्र ऐसे बोल देंगे, तो फिर वहां पर कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि विशेषता बता रहे हैं मैम। लेकिन पता है आपको जब पेपर में मिलेगा ना, दोनों में से एक आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा, और मान लीजिए अगर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, तो आप पेपर में क्या करके आएंगे पता है? तब सही कौन सा माना जाएगा? तब आपका बहुव्रीहि माना जाएगा। तो अगर दोनों ऑप्शन आपके पेपर में आ जाते हैं, तो आप क्या करके आएंगे मेरे बच्चों? तब बहुव्रीहि करके आएंगे। ठीक है, उस वक्त वो बहुव्रीहि सही माना जाएगा, क्योंकि तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है। ओके, क्लियर है ना? वैसे तो आपको एक मिलेगा, समझ में आ गया मैम। एक क्वेश्चन कह रहा है कि मृग लोचन में कौन सा समास है? मृग लोचन, है ना? मृग का अर्थ होता है मैम, अभी आपने बताया था कि मृग का अर्थ होता है हिरन, और हिरन बोले तो हिरन, यहाँ पर क्या है? मृग लोचन यानी मृग के समान लोचन, और लोचन का अर्थ होता है मैम आंख। ठीक है, लोचन का अर्थ क्या होता है? लोचन का अर्थ होता है आंख। कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। एक मैंने बच्चे की कमेंट देखी थी, वो कह रहा था कि सर जब आप ये बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि सर वाली भाषा आज हम क्लास में बोल देते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट, है ना? बहुत मजा आया। आप भी बोलेंगे मैम कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट, तब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना। पहले कॉन्सेप्ट देखा, देन उसके बाद हम लोग 15 प्रश्न ही देखेंगे, फिर नए प्रश्न पर चलेंगे बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट, है ना? मजा आ गया। मृग लोचन में कौन सा समास है भाई? तो मृग लोचन में कौन सा समास होगा? आप बोलेंगे मैम मृग का अर्थ होता है हिरन और लोचन का अर्थ होता है आंख, तो क्या हो जाएगा कि हिरन के समान आंख, हिरन के समान आंख, है ना? मतलब
विशेषता बता रहा है मैम, है ना, इतना लंबा क्यों सोचना। तो हमारा बहुव्रीहि नहीं होगा, मृगलोचन में द्वंद नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, बिल्कुल कर्मधारय हो जाएगा। और आज की क्लास देखने के बाद चाहे समास हो, चाहे रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो, चाहे विकारी अविकारी शब्द हो, सारा सब कुछ सीख के जाएंगे। और दोबारा अगर नहीं भी पढ़ेंगे ना, एक कॉपी में अगर इनको मेन चीजें हम लोगों ने नोट भी कर लिया ना, तो बोर्ड एग्जाम के पहले आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करके जाना है, बस नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर मृगलोचन में कौन सा हो जाएगा भाई समास, कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। एंड उसके बाद 15 नंबर प्रश्न, ये हमसे क्या कह रहा है बच्चों कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, बताइएगा। चौराहा, तो चौराहा तो मैम द्विगु का हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये वाला हमारा नहीं होगा, क्योंकि चौराहा में क्या होता है, द्विगु समास है। चार राहों का समूह, ठीक है। और माता पिता में आपने देखा कि मैम विलोम शब्द है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। और महाराजा पंचवटी, पंचवटी में द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर महाराजा में क्या हो जाएगा, यानी महान है राजा, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे अगर, तो हमारा कर्मधारय समास का ये हो जाएगा।